माँ मरने से पहले मुझसे माफी मांगने लगी तो मेरा दिल तड़प उठा। मैंने माँ के हाथ चूम लिए और कहा, माँ मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? माँ बोली, तुम नादिया से शादी कर लो। मैंने दिल पर पत्थर रखकर नादिया से शादी कर ली, मगर माँ के मरने के बाद मैं जाहिल नादिया को हमेशा के लिए उसके गांव छोड़ आया। मैंने अपनी क्लास फेलो से शादी कर ली। हम दोनों जॉब करने लगे। 3 साल बाद कंपनी की मालकिन ने मीटिंग पर बुलाया तो मालकिन को देखकर मेरा आज रजिया बेगम बहुत खुश थी। कई सालों बाद उसका बेटा बैरून मुल्क से अपनी तालीम मुकम्मल करके घर वापस आ रहा था। घर को अहमद शाह के आने की खुशी में सजाया जा रहा था। घर में हर तरफ खुशी ही खुशी थी। अहमद शाह रजिया बेगम का इकलौता और लाडला बेटा था। कई साल अपनी माँ की आंखों से दूर था, आज अपनी माँ की नजरों की ठंडक का बाइस बनने वाला था। घर को अहमद शाह के पसंदीदा फूलों से डेकोरेट किया गया था। रजिया बेगम बहुत खुश थी और इस खुशी में उसने अपने सबसे करीबी सहेली रिफत को भी दावत दे रखी थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। रिफत और रजिया एक दूसरे पर जान निछावर करती नजर आती। रिफत की शादी अपने चचा के घर एक गांव में हुई थी, मगर हर खुशी और गम में दोनों सहेलियां हमेशा एक साथ दिखाई देती। अरे तुम अकेली ही मुंह उठाकर चली आई हो, मेरी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई? रजिया बेगम नाराजगी का इजहार करते हुए अपनी सहेली रिफत से कहने लगी, उसको कहीं पर भी आना जाना पसंद नहीं। मैंने बहुत कहा कि तुम्हारी खाला तुम्हें याद कर रही है, लेकिन वो आने के लिए रजामंद ही नहीं हुई, तो जबरदस्ती तो मैं उसे ला नहीं सकती थी। रिफत ने मुस्कुराते हुए रजिया बेगम को नादिया के न आने की वजह बताई। कुछ ही देर में घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। रजिया बेगम के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो जान गई थी कि अहमद शाह घर पहुंच चुका है। हाथ में सरसों के तेल की बोतल लिए वो घर की दहलीज पर अहमद शाह का बेसब्री से इंतजार करने लगी। गाड़ी का दरवाजा खुला और ठाट बाट से अहमद शाह गाड़ी से निकलते हुए अपनी माँ की तरफ आता दिखाई दिया। रिफत और रजिया बेगम अहमद शाह को देखकर बहुत खुश हुई। अपने बेटे की बलाएं लेते हुए रजिया बेगम सरसों का तेल दहलीज पर डालने लगी और हाथ पकड़कर अहमद शाह को घर के अंदर ले आई। माथा चूमते हुए रजिया बेगम ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। आज कितने सालों बाद मेरे कलेजे को ठंडक मिली है, तुम्हें अपनी आंखों के सामने पाकर आज मैं बहुत खुश हूँ। रजिया बेगम ने अहमद शाह को अपने सीने से लगाते हुए कहा। अहमद शाह भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश था। अहमद शाह बैरून मुल्क ही था जब उसके वालिद का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। वो अपने बाप के इंतकाल पर नहीं आ सका था, इस बात का उसे बेहद अफसोस था। आंखों में आंसू लिए वो अपने अब्बा को याद करके रोने लगा। रजिया बेगम ने अहमद शाह के सर पर प्यार देते हुए कहा, होनी को कौन टाल सकता है? तुम्हारे अब्बा इतनी ही उम्र लिखवा कर आए थे, अब तुम आ गए हो, इस घर में रौनक आ गई है। मैंने बहुत साल तुम्हारे बाप और तुम्हारे बगैर उदासी से इस घर में गुजारे हैं। अपनी माँ की बात सुनते हुए अहमद शाह ने अपनी माँ के माथे पर बोसा लिया और कहा कि अम्मा, अब मैं आ गया हूँ, आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब आप खुश खुश रहा करें। बगल में खड़ी रिफत पर नजर डालते हुए अहमद शाह ने सलाम अर्ज किया। रिफत ने उसके सर पर प्यार देते हुए कहा कि बहुत सालों बाद देख रही हूँ, तुम तो पहले से भी कहीं ज्यादा हसीन हो गए हो। सब हंसी मजाक करते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। अहमद शाह के घर वापस लौट आने पर घर में रौनक लौट आई थी। उदास दरो दीवार अचानक से खुशी में बदल गए थे। अब रोजाना अहमद शाह सुबह सवेरे अपनी माँ के कमरे में जाता और माथा चूमकर काफी देर तक अपनी माँ के साथ बातें करता रहता। रजिया बेगम भी अहमद शाह के साथ अब बहुत खुश थी। अहमद शाह अपनी माँ की तबीयत की वजह से ही वतन वापस लौटा था। अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहने लगा, अम्मा, मैंने बहुत ही अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, अब मैं खुद आपका चेकअप अच्छे से करवाऊंगा। रजिया बेगम अपने बेटे की बात सुनकर खुश हो गई। वो ये जानकर खुश थी कि उसका बेटा उससे कितनी मोहब्बत करता है और उसकी कितनी फिक्र करता है। अहमद शाह को अपनी माँ का चेकअप करवाने के बाद इस हकीकत का सामना करना पड़ा कि उसकी माँ दिल की मरीजा है और उसका दिल बहुत कमजोर हो चुका है। रजिया बेगम दिल की बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर का कहना था कि वक्त पर इलाज न करवाने की वजह से अब हम इनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई है, अगर ऑपरेशन किया तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि दिल की शरियानें बहुत कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर के मुताबिक रजिया बेगम के पास कुछ माह का ही वक्त था।
और ये बात रजिया बेगम बहुत अच्छे से जानती थी। अपनी माँ की बीमारी के बारे में जानते हुए अहमद शाह अब हमेशा उदास रहता। रजिया बेगम अपने इकलौते बेटे की उदासी की वजह बन गई थी और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो हर वक्त अहमद शाह को समझाने में लगी रहती, एक ना एक दिन सबको चले जाना है, तुम क्यों सोच सोच कर हलकान होते जा रही हो। रजिया बेगम ने सख्ती से अहमद शाह को समझाते हुए कहा। वो अपनी माँ की गोद में सर रख कर फूट फूट कर रोने लगा। अब्बा भी अचानक से छोड़कर चले गए। अब आप भी बीमारी की आखिरी स्टेज पर हैं। मेरा क्या कसूर है? मैं अकेले जिंदगी कैसे गुजारूंगा? आपसे दूर होने का सोचता हूँ तो जान हथेली पर आ जाती है। रोते हुए अहमद शाह ने कहा था। यही वो वक्त था जब रजिया बेगम अहमद शाह से अपने दिल की बात कर सकती थी। अपने हाथों में हाथ लिए हुए रजिया बेगम कहने लगी, अहमद मेरे दिल के टुकड़े, माँ कुर्बान जाए तुम पर मेरे बच्चे, रो मत, मैं उदास नहीं मरना चाहती। अहमद शाह अपनी माँ की बात सुनकर तड़प उठा था। अभी दोनों माँ बेटा बात ही कर रहे थे कि अचानक रजिया बेगम के मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो रिफत के नंबर से कॉल थी। अहमद शाह ने जैसे ही कॉल अटेंड की तो फोन पर परेशानी से भरी आवाज सुनकर उसके होश ही उड़ गए थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं रजिया खाला से बात कर सकती हूँ? किसी ने बहुत परेशानी भरे लहजे से अहमद शाह से कहा था। बात सुनते ही अहमद शाह ने बिना कुछ बोले अपनी माँ के हाथ में फोन थमा दिया। रजिया बेगम जो फोन सुनते ही परेशान हो गई थी, अहमद शाह से कहने लगी, गाड़ी निकालो, हमें अभी गांव जाना है। अपनी माँ की बात सुनकर अहमद शाह परेशान होकर कहने लगा, सब खैरियत तो है अम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, ऐसा क्या हो गया है जो अभी गांव जाना जरूरी है? रजिया बेगम की आंखों में आंसू थे। वो अपने बेटे को मुखातिब करते हुए कहने लगी, अहमद शाह, रिफत की हालत बहुत खराब है, नादिया का फोन था, मुझे अभी इसी वक्त रिफत के पास पहुंचना है, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, उसके इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। अपनी माँ की बात सुनते हुए अहमद शाह फौरन से अपनी जगह से उठ गया और अपनी माँ से कहने लगा, रिफत खाला इस वक्त कहाँ पर है? आप मुझे बताएं, मैं आपको लेकर अभी चलता हूँ। वो अभी गाँव में है, मुझे उसे शहर लेकर आना है और यहीं पर उसका इलाज करवाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनते हुए अहमद शाह कहने लगा, अम्मा हम पहले गांव जाएंगे और फिर रिफत खाला को यहाँ लेकर आएंगे, तो इस तरह तो वक्त बहुत जाया होगा। आप ऐसा करें कि नादिया से कहें कि वो रिफत खाला को लेकर शहर आ जाए, तो इलाज करवाना आसान हो जाएगा। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। रजिया बेगम ने अहमद शाह से दोबारा कॉल मिलाने को कहा। बार बार कॉल करने के बावजूद भी कॉल नहीं मिल रही थी। रजिया बेगम परेशान होने लगी और अहमद शाह से कहने लगी, हमें फौरन निकलना चाहिए। दोनों माँ बेटा गाड़ी लिए गांव की जानिब रवाना हो गए। आधे घंटे का सफर तय करने के बाद जब वो गांव पहुंचे, रिफत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। रजिया बेगम अपने साथ डॉक्टर को लेकर गई थी। डॉक्टर ने जैसे ही रिफत का चेकअप किया तो बताया कि इनके पास बहुत कम वक्त है। डॉक्टर की बात सुनते हुए रजिया बेगम के पांव तले से जमीन ही निकल गई थी। रिफत ने रजिया को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और मैं ये बात तुमसे अकेले में करना चाहती हूँ। सबको कमरे से निकाल दिया गया। रजिया रिफत का हाथ अपने हाथ में लिए उससे पूछने लगी, क्या बात है बताओ, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। रजिया, तुम मेरी सबसे करीबी और इकलौती सहेली हो। मैं जानती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी नादिया का बहुत ख्याल रखोगी। मेरी नादिया बिल्कुल तन्हा रह जाएगी इस दुनिया में। तुम तो जानती हो, जब से उसके अब्बा का इंतकाल हुआ था तब से लेकर अब तक मैंने नादिया को खुद से कभी जुदा नहीं किया। अब जब मेरा आखिरी वक्त आ चुका है और मैं जानती हूँ कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं, तो मुझे नादिया की फिक्र खाई जा रही है। क्या तुम मेरी खुशी की खातिर मेरी नादिया को अपनी बेटी बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ रख सकती हो? मरते वक्त रिफत ने रजिया बेगम से ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया था जिसका जवाब अहमद शाह से मशवरा किए बगैर देना रजिया बेगम के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अपनी मरती दोस्त के साथ वादा करते हुए उसे जुबान दे दी कि मैं उसकी बेटी को तन्हा नहीं छोड़ूंगी और अपने बेटे अहमद शाह से उसका निकाह करवा कर हमेशा के लिए उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर रखूंगी। ये सारी बातें नादिया के सामने हो रही थी। नादिया जो कोने में खड़ी अपनी माँ की हालत को देखकर फूट फूट कर रो रही थी। रजिया बेगम ने उसे अपने करीब बुलाते हुए प्यार किया और रिफत को पूरी तसल्ली दी कि अब वो नादिया की परेशानी को अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। रजिया बेगम की इतनी बात सुनी थी कि रिफत मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। कुछ ही देर में रजिया बेगम ने अपनी सबसे प्यारी और लाडली सहेली को सपुर्दे खाक कर दिया था।
अपनी सहेली के जाने के बाद रजिया बेगम भी अब अक्सर ही उदास और बीमार रहती। अहमद शाह अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान था। वो रिफत की वजह से बहुत डर चुका था। रिफत की अचानक मौत ने उसके दिल को खौफजदा कर दिया था। यही वजह थी कि वो हर वक्त अपनी माँ के लिए परेशान और फिक्रमंद ही दिखाई देता था। हर वक्त अपनी माँ के आगे पीछे मंडलाता रहता था और अपनी माँ का ख्याल रखता। वो कोई भी कमी नहीं रहने देता था अपनी माँ की खिदमत करने में। अम्मा, आपने मुझे याद फरमाया था। कमरे में दाखिल होते हुए अहमद शाह ने पूछा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपना सांस खींचते हुए रजिया बेगम ने अहमद शाह को कमरे में बुलाया था। अपनी माँ की हालत देखते हुए अहमद शाह बहुत घबरा गया और कहने लगा, सब खैरियत तो है, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप इस तरह खींच खींच कर सांस क्यों ले रही हैं? तभी रजिया बेगम ने अहमद शाह को तसल्ली देते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ। जो बीमारी मुझे लग गई है अब उसके असरात तो आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देंगे ही। रजिया बेगम अहमद शाह का हाथ थामते हुए कहने लगी, अहमद, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को गौर से सुनोगे और दिल से समझने की कोशिश करोगे। अहमद शाह हैरान होकर अपनी माँ का चेहरा देख रहा था और कहने लगा, आप हुक्म तो करें, क्या बात है? आंखों में आंसू लिए रजिया बेगम ने रिफत की आखिरी ख्वाहिश का इजहार करते हुए अहमद शाह से कहा कि मेरी दिल की हसरत है कि मैं नादिया को बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। अहमद शाह अपनी माँ की ख्वाहिश सुनते हुए परेशान हो गया। चेहरे पर परेशानी के तासुरात लाते हुए कहने लगा, अम्मा, मैं शहर की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। गांव की लड़की मेरे मेयार पर पूरी नहीं उतर सकती। इतना कहते हुए अहमद शाह अपनी माँ के कमरे से चला गया था। रजिया बेगम, जो कि कभी भी अहमद शाह से इनकार की उम्मीद नहीं रखती थी, आज जिंदगी के इतने बड़े फैसले पर उसका इनकार सुनकर परेशान हो गई थी। सारा दिन आज अहमद शाह अपनी माँ के कमरे में नहीं आया था। शायद वो इसी उलझन में था कि उसकी माँ ने उससे उसके ख्वाब मांग लिए थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी अनपढ़ जाहिल या गांव की लड़की से शादी करेगा। वो तो अपने ख्वाबों की शहजादी इस घर में लाना चाहता था। अपनी क्लास फेलो, जो कि बैरूने मुल्क ही उसके साथ अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस लौटी थी, अहमद शाह उसे पसंद करता था। कौसर अहमद शाह के दिल पर राज कर चुकी थी। वो अहमद शाह से बेहद मोहब्बत करती थी और अहमद शाह भी उसकी मोहब्बत में डूब चुका था। अब वो किसी सूरत भी किसी और को अपना नहीं सकता था। लेकिन रजिया बेगम की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि उसके बेटे की शादी नादिया से हो और नादिया बहू बनकर इस घर में आए। अहमद शाह के बार बार इनकार करने पर भी रजिया बेगम की जिद नादिया ही रही। मैं मरते वक्त अपनी सहेली से वादा कर चुकी हूँ कि मेरी बहू अगर कोई बनेगी तो वो नादिया ही होगी। क्या तुम अपनी मरती हुई माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? रजिया बेगम ने झोली फैलाते हुए अहमद शाह से उसकी खुशियाँ मांगी थी। अहमद शाह अपनी माँ की ख्वाहिश के आगे हार चुका था। उसने अपनी माँ को शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन दिल से वो इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं था और ये बात रजिया बेगम बहुत अच्छे से जानती थी। अब घर में शादी की तैयारियां होने लगी। हर तरफ खुशी का समा था। घर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। लेकिन रजिया बेगम के दिल में कहीं न कहीं ये परेशानी घर कर चुकी थी कि अहमद शाह उसके दबाव में आकर शादी कर रहा है। अगर कहीं मेरे मरने के बाद अहमद शाह ने नादिया को दिल से कबूल ना किया तो नादिया के साथ बहुत जुल्म होगा और फिर वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। यही सोच रजिया बेगम को अब परेशान किए हुए थी। वो सुबह से अपने कमरे में थी। अहमद शाह घर में आए मेहमानों से बार बार अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसे अपनी माँ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी घर के एक नौकर ने आकर अहमद शाह से कहा कि रजिया बेगम आपको अपने कमरे में याद फरमा रही हैं। अहमद शाह जल्दी से अपनी माँ के कमरे में गया, दरवाजा खटखटाया और इजाजत लेते हुए कमरे में दाखिल हो गया। रजिया बेगम ने अहमद शाह को अपने करीब बिठाते हुए प्यार से उसके दिल का हाल जानने की कोशिश की। मैं जानती हूँ अहमद कि तुम ये शादी सिर्फ मेरी जिद की वजह से कर रहे हो। तुम दिल से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो, लेकिन यकीन मानो तुम्हारी माँ का फैसला गलत नहीं है। नादिया बहुत अच्छी लड़की है और फिर नादिया इखलाक की बहुत अच्छी है। वो तुम्हें बहुत इज्जत देगी और वो तुम्हारे लिए एक अच्छी जीवन साथी साबित होगी। अपनी माँ की बातें नजरें झुकाए अहमद शाह सुन रहा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी रजिया बेगम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो। अहमद शाह अपनी माँ के बंधे हाथ देखकर तड़प उठा था। फौरन से हाथ खोलते हुए कहने लगा, अम्मा,
आप ये क्या कर रही हैं? क्यों मुझे गुनहगार करने पर तुली हुई हैं? रजिया बेगम की आंखों में आंसू थे। वो ज़ारों कतार रोने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम इस शादी को लेकर खुश नहीं हो, लेकिन मेरी खुशी की खातिर तुमने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मेरे बच्चे, लेकिन दिल में कहीं न कहीं ये खौफ बैठ गया है कि रजिया बेगम बात को अधूरा छोड़ते हुए खामोश हो गई थी। तभी अहमद शाह ने अपनी माँ से कहा, क्या माँ, अपनी बात मुकम्मल करें माँ। रजिया बेगम कहने लगी, यही फिक्र है कि मेरी आंखें बंद होते ही कहीं तुम नादिया के साथ कोई जुल्म ना कर बैठो। वो हैरान होकर अपनी माँ का चेहरा देखने लगा। क्या मतलब है आपका, कैसा जुल्म? तभी रजिया बेगम ने अपने दिल का वहम दूर करते हुए अहमद शाह से कहा, मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा उसे अपने साथ रखोगे, कभी भी उसे कोई तंगी या मुश्किल नहीं आने दोगे। मुझसे वादा करो अहमद शाह कि तुम नादिया को कभी तलाक नहीं दोगे, उससे दिल से कबूल करोगे। अहमद शाह अपनी माँ की इस ख्वाहिश के आगे बिल्कुल बेबस था। वो नहीं जानता था कि जो वादा वो करने जा रहा है वो उससे निभा भी पाएगा या नहीं। अपनी मरती हुई माँ से वादा तो वो कर चुका था, लेकिन वो कहने लगा, अम्मा, इस वादे को निभाने के लिए मुझे वक्त दरकार होगा। ये बात रजिया बेगम बहुत अच्छे से जानती थी। अपने बेटे से वादा लेकर अब रजिया बेगम तसल्ली में आ गई थी। धूमधाम से बारात लेकर नादिया के गांव पहुंची और धूमधाम से अपने बेटे की शादी नादिया से कर दी। नादिया बहुत अच्छे इखलाक की मालिक थी। वो खामोश तबीयत लड़की थी। अपनी माँ के जाने के बाद तो वो और ज्यादा संजीदा रहने लगी थी। रजिया बेगम का साथ पाकर नादिया बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ वो अहमद शाह के रवैये से परेशान भी रहने लगी थी। रजिया बेगम अक्सर नादिया को अपने पास बिठाकर समझाती थी, देखो नादिया, अहमद शाह तुमसे शादी करने के लिए रजामंद नहीं था। मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए उसे रजामंद किया है। अब उसे कुछ वक्त लगेगा, वो किसी और को पसंद करता था और वही शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी और रिफत की ख्वाहिश के आगे उसने हार मानते हुए इस शादी के लिए हाँ कर दी। अब तुम अपनी मोहब्बत और खलूस से उसका दिल जीत लो ताकि वो अपना माजी भुला सके। रजिया बेगम जब भी नादिया के पास बैठती तो उसे तरह तरह के तरीके समझाने लगती और नादिया उन तरीकों पर अमल करती और हद दर्जा कोशिश करती कि वो अहमद शाह के दिल में अपनी जगह बना ले, लेकिन हमेशा नाकाम रहती। अहमद शाह ने उसे अपने निकाह में तो ले लिया था, लेकिन दिल से कबूल नहीं किया था। उसे बीवी का कोई भी दर्जा देने का वो कभी सोचता ही नहीं था। वो हर वक्त उससे बेजार रहता, हर वक्त उससे अजीब लहजे में बात करता रहता, लेकिन वो पलटकर कभी भी गिला नहीं करती थी। कभी नहीं कहती थी कि मेरा कसूर क्या है, मुझे तो ब्याह कर आप लोग ले आए। अगर मेरे साथ यही सलूक करना था तो फिर मुझसे निकाह ही क्यों किया। ऐसा कभी भी कोई सवाल नादिया के मुंह से नहीं निकला था। वो सबर का दामन था। मैं उस वक्त का इंतजार कर रही थी जब अहमद शाह उसे दिल से अपनी बीवी मान लेता और उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगता, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी को 6 माह होने को थे जब अचानक से रजिया बेगम की हालत खराब हुई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद 3 दिन रजिया बेगम हॉस्पिटल में एडमिट रही और 3 दिन के बाद बीमारी से लड़ते हुए रजिया बेगम भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये वो वक्त था जिसने अहमद शाह को बुरी तरह से तोड़ दिया था। अहमद शाह ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी माँ के बगैर रह पाएगा। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद अब वो पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात पर नादिया की कमबख्ती ले आता। नादिया यतीम मस्कीन बेचारी उसके सब जुल्म बर्दाश्त करती रहती। अहमद शाह को उस पर जरा बराबर भी तरस न आता था। तभी एक दिन दोस्तों के पीछे लगकर अहमद शाह ने नादिया को घर से निकालने का फैसला कर लिया। अहमद शाह ने कुछ पैसे और जरूरी सामान देते हुए नादिया को वापस गांव भेज दिया। नादिया गांव नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अहमद शाह ने धक्के देते हुए उसे घर से निकाल दिया। वो खामोश बिना कुछ कहे अपने गांव वापस चली गई। अहमद शाह जब रात को घर वापस लौटा तो नादिया को घर ना पाकर सुकून का सांस लिया। कमरे में गया तो जो सामान उसने नादिया को साथ ले जाने के लिए दिया था वो सब सामान वहीं का वहीं पड़ा था, लेकिन नादिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। अहमद साहब आजाद हो चुका था। वो अपनी माँ के कायम किए हुए बंधन से आजादी हासिल कर चुका था। तभी उसने अपनी क्लास फेलो से शादी की बात की जिससे वो मोहब्बत करता था। नादिया को उस घर से गए 3 माह ही गुजरे थे कि अहमद शाह ने कौसर से निकाह कर लिया और उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया।
अब अहमद शाह और कौसर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। शादी के फौरन बाद अहमद शाह की नौकरी छूट गई। वो बहुत परेशान था, दिन रात वो उदास रहने लगा और अक्सर ही उसे इस बात का एहसास होता कि शायद उसने अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं निभाया, जिस वजह से उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई दफा उसके दिल में ख्याल आता कि नादिया की किस्मत का रिस्क बहुत था। उसके हालात बहुत अच्छे थे। जब से उसने दूसरी शादी की थी उसके हालात डाउन से डाउन ही होते चले जा रहे थे। वो अपने हालात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि घर में नौकर जाकर सबको छुट्टी करवानी पड़ी। कौसर जो हर वक्त मसरूफ रहने का बहाना करती थी, अहमद शाह के लिए उसके पास भी वक्त न होता। अहमद शाह बहुत अकेला पड़ गया था। वो उन दिनों को याद करके अपनी आंखों में आंसू ले आता जब नादिया उसके वक्त के लिए तड़पती तरसती थी। नादिया तो खामोशी से जा चुकी थी, मगर आज वही खामोशी एक बहुत बड़ा तूफान बनकर अहमद शाह के दिल को बेचैन किए हुए थी। कौसर शहर में बहुत बड़ी कंपनी थी जहाँ जॉब करती थी। वो जो भी कमाती उसे अपनी अय्याशियों में उड़ा देती। पार्टीज अटेंड करना, शॉपिंग के लिए मॉल जाना रोज का मामूल था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके शोहर की नौकरी जा चुकी थी, घर के हालात बिगड़ चुके थे। उसकी बला से कौसर को सिर्फ खुद से गर्ज था। आज अहमद शाह का घर और खुद अहमद शाह कौसर से वक्त मांगते थे, मगर वो खुद सर लड़की किसी और के लिए ऐसे जज्बात ही नहीं रखती थी। कौसर को अपनी कमाई का हर वक्त घुमंड रहता। अहमद शाह बहुत परेशान रहने लगा था। आज उसे नादिया के वक्त की कदर होने लगी थी। अहमद शाह ने बहुत सी जगह इंटरव्यू दे रखा था। कौसर की कंपनी में भी अहमद शाह कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू देकर आया था। आज उसे उसी कंपनी से कॉल आई थी। अहमद शाह की नौकरी भी उसी कंपनी में हो गई थी जहां उसकी बीवी जॉब करती थी। अब अहमद शाह भी बीवी के साथ शहर की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। दोनों मियां बीवी फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। कुछ रंजिशें और परेशानियां उनकी जिंदगी में थी, लेकिन हमेशा अहमद शाह उन्हें नजरअंदाज कर देता क्योंकि वो दिल से कौसर से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन कौसर जो कि आजाद ख्याल लड़की थी, उसे अहमद शाह की मोहब्बत में बनकर रहना पसंद नहीं था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और दोनों ऐसे ही जिंदगी गुजारते गए। आज ऑफिस में सबको ये बात बता दी गई थी कि कंपनी एक बहुत बड़ी मीटिंग का एहतमाम कर रही है, जिसमें कंपनी के ओनर्स तशरीफ लाएंगी और एम्प्लॉइज के लिए बोनस और तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान करेंगी। ये खबर सुनकर तमाम वर्कर्स बहुत खुश हुए और बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगे जब उनकी मुलाकात कंपनी के ओनर से होनी थी। कौसर और अहमद शाह भी बहुत खुश थे। अहमद शाह खुश होते हुए कौसर से कहने लगा, मुझे उस बोनस की बहुत अशद जरूरत है। मैं अलग से किसी कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर मुझे कंपनी से बोनस मिल गया तो मेरे लिए ये काम करना आसान हो जाएगा। कौसर अपने शोहर की बात सुनकर गमगीन होने लगी और कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो इतने ख्वाब सोच रखे हैं जब से शादी हुई है। कहीं पर सैर करने नहीं लेकर गए। बोनस मिलेगा तो मुझे पहाड़ी इलाके की सैर पर जाना है। उसकी बात सुनकर अहमद शाह की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि कौसर खुद गर्ज होते हुए कहने लगी, और मेहरबानी फरमाकर अब मेरे बोनस पर नजर मत रखना क्योंकि मैंने उन पैसों की शॉपिंग करनी है। अहमद शाह कौसर की बात सुनकर चुप ही रह गया था। आज उसे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसकी माँ का लिया गया फैसला गलत नहीं था। आज अहमद शाह के पास अपने किए गए फैसले पर सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था। दोनों के बीच ऑफिस में ही बहस छिड़ गई थी। तभी अहमद शाह ने हार मानते हुए कहा कि जो बात करनी होगी वो घर जाकर करेंगे। ये कोई जगह नहीं है लड़ने झगड़ने की। आज अहमद शाह बहुत उदास था। उसे नादिया की बहुत याद आ रही थी। नादिया ने कभी भी किसी चीज के लिए अहमद शाह से डिमांड नहीं की थी, ना ही कभी किसी बात को लेकर गिला किया था। वो तो इतना बड़ा सदमा लेकर इस घर से गई थी, लेकिन उफ तक नहीं किया था। कौसर कितनी खुदगर्ज है और जुबान की कितनी तेज है, ये सोचते हुए अहमद शाह की आंखों में आंसू आ गए कि शायद उसे अपनी माँ के साथ तोड़े हुए वादे की सजा मिल रही है। शायद इसीलिए उसके घर में सुकून नहीं रहा। अहमद शाह ये सोचते हुए उदास था कि तभी उसे बोनस वाली बात याद आई और वो सोचने लगा कि अगर उसे बोनस मिल गया तो उसकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। बीवी की मोहब्बत ना सही, लेकिन जिंदगी का सुकून तो हासिल वो कर ही सकता है। यही सोचते हुए वो अपने कमरे में गया और सो गया।
कोसर अभी भी बाजिद थी कि जो पैसे बोनस के अहमद शाह को मिलने थे वो पैसे अहमद शाह कोसर को सैर करवाने में इस्तेमाल करे। दोनों कई दिन से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। नाराजगी का इजहार करते हुए दोनों ही खामोशी अख्तियार किए हुए थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उन्हें मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। कोसर मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, अहमद शाह ने बड़ी मोहब्बत से कोसर से कहा। पलटकर कोसर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं खुद अपने कपड़े तुमसे इस्त्री करवाने वाली थी और तुम हो के अपनी जिम्मेदारियां मुझ पर डालने का सोच रहे हो। मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने भी वही मीटिंग अटेंड करनी है जिस मीटिंग के लिए तुम तैयारी कर रहे हो। इतना कहते हुए कोसर ने अपने कपड़े उठाए और तैयार होने के लिए वॉशरूम में जाने लगी। अहमद शाह परेशान गहरी सोच में डूबा हुआ था। बात बात पर हर कदम पर उसे नादिया की याद सताती थी। आज वो ये बात बहुत अच्छे से जान चुका था कि उसने नादिया जैसी लड़की को ठुकरा कर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। पढ़ी लिखी लड़की लाकर और अपनी मर्जी से शादी करके जिंदगी का सुकून बर्बाद कर चुका था। उसने दिल से ये फैसला किया कि वो नादिया को वापस लेकर आएगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और उसमें नादिया का नंबर तलाश करने लगा जो रिफत खाला के नाम से सेव था। अहमद शाह बार बार कॉल कर रहा था मगर नादिया ने कॉल रिसीव ही नहीं की थी। तभी अहमद शाह ने अपने किए की माफी मांगते हुए नादिया को वापस लौट आने का मैसेज किया, मगर नादिया ने फिर भी अहमद शाह को कोई जवाब ना दिया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब अहमद शाह का राब्ता नादिया से ना हो पाया तो उसने अपने दिल में फैसला किया कि मीटिंग से फारिग होकर नादिया को लेने जाएगा और उससे अपने किए गए गुनाह की माफी मांगेगा। मीटिंग शुरू हो गई। सब लोग बेसब्री से ऑनर के आने का इंतजार कर रहे थे। मीटिंग शुरू हुई और कंपनी की ऑनर आई, जिसे देखकर अहमद शाह के कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नादिया थी। नादिया ही थी जो इस कंपनी की असल मालिक थी। अहमद शाह ने नादिया को देखा तो देखता ही रह गया। परेशानी से उसके माथे से पसीने छूट पड़े थे। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये आम सी शक्लो सूरत की सांवली रंगत की पेंडू सी लड़की इतनी बड़ी कंपनी की मालिक होगी। नादिया पढ़ी लिखी थी और ये बात अहमद शाह को मालूम नहीं थी। वो हमेशा अपनी अम्मा से कहती कि मैं किसी पर भी अपनी खूबियों को जाहिर करके शादी नहीं करूंगी। जिसने भी मुझे अपनाना है वो मेरी आम सी शक्लो सूरत और सांवली रंगत को देखकर ही मुझे अपनाएगा। यही वजह थी कि उसने कभी अपनी तालीम का जिक्र अहमद शाह के सामने नहीं किया था। मीटिंग खत्म होने के बाद नादिया अपने ऑफिस में जाकर बैठ गई। वो जानती थी कि कुछ ही देर में उसके ऑफिस के कमरे का दरवाजा नॉक होगा और दरवाजा नॉक करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही शोहर अहमद शाह होगा। अहमद शाह बहुत डरा हुआ था। उसके दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। तभी अपने दिल की तसल्ली के लिए वो अपनी सीट से उठा और ऑनर के ऑफिस की तरफ जाने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। नादिया ने अंदर आने की इजाजत दी। वो जानती थी कि अहमद शाह उससे मिलने आया है। अहमद शाह नजर चुराता हुआ उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। नादिया अपनी सीट पर पुश्त किए बैठी थी। जैसे उसने अपने सामने अपने शोर को हाथ बांधे देखा तो उससे कहने लगी, जी बताएं किस सिलसिले में आप मुझसे मिलना चाहते थे। अहमद के पास कुछ अल्फाज ना थे। वो शर्मिंदगी के मारे अपनी निगाहें तक ऊपर नहीं उठा पा रहा था। लड़खड़ाती हुई आवाज से बोला, समझ से बाहर है कि मैं कहां से शुरू करूं। नादिया अहमद शाह की परेशानी को खूब अच्छी तरह से जानती थी। तभी नादिया ने कहा, आपकी परेशानी मैं कम किए देती हूँ। आप जानना चाहते हैं कि मैं आम सी शक्ल की लड़की, सांवली रंगत वाली, जिसे दुनिया के साथ साथ उसका अपना शोहर भी पसंद नहीं करता था, इतनी बड़ी कंपनी की मालिक कैसे बन गई। शक्ल सूरत से अनपढ़ और जाहिर नजर आने वाली लड़की ने इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर ली। अहमद नादिया की बातें सुनते हुए नजरें झुकाए खामोश खड़ा था। इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। नादिया ने ठंडी आह भरते हुए कहा, मैंने आला तालीम हासिल की और अपनी तालीम हासिल करने के बाद मैंने खुद को घर के कामों में उलझा दिया था। अम्मा की तबीयत खराब रहने की वजह से मैं हर वक्त कामों में मसरूफ रहती और अपनी केयर ना करती। लेकिन जिंदगी से जब मुझे धक्के पड़े और मालूम हुआ कि जिंदगी कैसे गुजारनी है तो मैंने अपने दिल में ये अहद किया कि मैं इसी शक्लो रंगत के साथ ही शहर की सबसे बड़ी कंपनी की मालिक बनकर दिखाऊंगी।
पढ़ी लिखी तो मैं थी ही और बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मेरे नाम कुछ जमीन और घर था। मैंने वो सब कुछ बेचकर छोटे से पैमाने से कारोबार की इब्तिदा की और देखते ही देखते आज इस बड़ी कंपनी की मालिक बन बैठी। नादिया की आंखों में आंसू थे। रोते हुए वो अहमद शाह से कहने लगी, खोटा सिक्का समझकर इंसान जिसे फेंक देता है, हकीकत में वही सबसे ज्यादा अनमोल होता है। मैंने अपने बड़ों से सुना था कि हीरो की कदर कोई जोहरी ही जान सकता है और ये बात 100% सच निकली। इतना कहते हुए नादिया ने अहमद शाह को जाने के लिए कहा। अहमद शाह हाथ जोड़े उसके सामने खड़ा था। मैं तुम्हें कितने दिन से फोन कर रहा हूँ और तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ। तब मुझे नहीं मालूम था कि तुम बहुत बड़ी कंपनी की ओनर हो। नादिया ने अपने आंसू साफ करते हुए अहमद शाह से कहा, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं आपके बारे में पहले दिन से सब कुछ जानती हूँ। अहमद शाह नादिया की बात सुनकर हैरान था। नादिया ने टेबल पर रखी एक फाइल उठाते हुए अहमद शाह से कहा, ये फाइल अपने साथ ले जाएं और इस पर मुझे आपके साइन चाहिए। क्या है इस फाइल में? हैरानगी का इजहार करते हुए अहमद शाह ने नादिया से पूछा। नादिया खामोश रही, बस इतना कहा, अपने कैबिन में जाकर इस फाइल को खुद पढ़ लीजिएगा और साइन करके मुझे ये फाइल भिजवा दीजिएगा। अहमद शाह कोई भी बात नहीं कर पाया था और अपने कमरे में आ गया। उसकी आंखों में गम के आंसू थे। जैसे ही उसने नादिया की दी गई फाइल को खोला तो उसके पांव तले से जमीन ही निकल गई। उसमें खुला के पेपर थे जिन पर नादिया को अहमद शाह के सिग्नेचर चाहिए थे। अहमद शाह तिलमिला उठा और फाइल पर साइन करने से इनकार कर दिया। वो नादिया की मिन्नतें करने लगा कि मुझे माफ कर दे। नादिया ने उसे माफ तो कर दिया था मगर उसको अपनाया नहीं था। आज भी नादिया उसके निकाह में है। नादिया अपने फैसले पर अटल खड़ी है। कौसर अपनी आजादी को अहमद शाह से ज्यादा चाहती थी, सो उसने अहमद शाह से तलाक लेने के बाद बैरून मुल्क वापस चली गई और अहमद शाह की जिंदगी में हमेशा इंतजार ही रहा। अहमद शाह को यतीम नादिया की आह लगी थी। उसके पास सब कुछ था मगर बीवी और औलाद का सुख नहीं था।